नमस्कार साथियों, आपके अपने ही चैनल जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी पीवाईक्यू के श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे पेपर 2 हिंदी साहित्य का पेपर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। और शिफ्ट 2, इसका शिफ्ट 2 जो पेपर था उसको देख रहे हैं। और ये आज जो लेक्चर है वो लेक्चर 2 है और जून 2022 के पेपर को हम लोग देख रहे हैं। और ये पेपर जो एक्चुअली था कि दिसंबर और जून दोनों पेपर जो है एक ही साथ वन टाइम हुआ था, जो मतलब कोरोना को लेकर के। और ये पेपर जो हुआ था वो 30/9/22 को हुआ था। तो आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि ये पेपर इस तारीख को हुआ था। और साथ ही साथ आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी स्टूडेंट, और जो इससे पहले जो हमारा कुछ वीडियो था लेक्चर जो जिसमें मेरा पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक का जो सीरीज है, उस सीरीज को आप लोग इसे देखेंगे। और उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे तो और आपके हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे और इस सीरीज को देखेंगे बहुत अच्छे से। और हमारे इसी प्लेलिस्ट पे आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट के साथ मतलब यूनिट 5 को कंप्लीट कराए जा रही हैं। और यूनिट 7 वाले पार्ट जो कहानी वाली पार्ट है वो भी बहुत अच्छे से कराई जा रही है हमारी टीम के द्वारा। और साथ ही साथ जो पेपर 1 है, पेपर 1 केवीएस मदान की जो बुक है पेपर 1 के लिए, जो बच्चे को पढ़ने के लिए काफ़ी मतलब लगता है कि इसे कैसे कंप्लीट करें, तो उसे भी बहुत इजी लैंग्वेज में और फ्री हैंड लेक्चर में आप लोगों के साथ कराया जा रहा है। तो आप लोग उसे भी देखेंगे और प्यार देंगे और इस सीरीज को इतना आगे बढ़ाएंगे कि ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हमारा वन टाइम में जेआरएफ क्लियर हो जाए। और 10 इयर्स का इस तरह का अगर आप पीवाईक्यू हमारे साथ कर लेते तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों का जो पेपर है वो कहीं से मतलब दिक्कत से इजी वे में निकल जाएगा। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ करेंगे आज हम 20 क्वेश्चन को इस सीरीज में करेंगे। और आप लोग बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को पहले देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को, उसका जवाब आप लेक्चर के माध्यम से देंगे। देन आफ्टर उसका आंसर को हम आयोग ने जो आंसर लिया है उसे भी देखेंगे और उसे करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल 20 क्वेश्चन का हमने लास्ट किया था, आज हम 21 से 40 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना समय गंवाए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है, परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल जा बनाते हो असफल भव धाम। देखिए ये जब लाइन आप पढ़ रहे होंगे तो आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा कि ये जो कामायनी जो हम लोग पढ़े हुए हैं जयशंकर प्रसाद की, बहुत अच्छी मतलब महाकाव्य ही कहा जाए। ये बहुत अच्छी कविता है, लंबी कविता की तरह है। तो इसमें श्रद्धा और ये ईरा और ये क्या कहते हैं इसका मानव, तो इसमें जो पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हाँ एकदम बहुत अच्छा है। और दूसरा कि इसमें ये भी आप देखेंगे कि ये लाइन जो है इसमें आपको पूछ रहा है कि ये लाइन दे दिया गया और आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो इस लाइन का जो पंक्ति है, इस पंक्ति का क्या यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है। तो आप इसमें ये देखेंगे कि किसका जो आयोग ने आंसर लिया है वो हम देखते हैं पहले। तो आयोग ने इसमें आंसर जो लिया है वो प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है इस पंक्ति छंद के माध्यम से। तो और जयशंकर प्रसाद जो कामायनी के जो लेखक हैं ये आपको पता ही होगा। तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। कामायनी तो सबसे पहले ये जानकारी रखेंगे कि ये 1935 की रचना है। और साथ ही साथ ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये जो पंक्ति ली गई है वो आप लोग ध्यान पे रखेंगे, ये पंक्ति जो है श्रद्धा सर्ग से ली गई है, श्रद्धा सर्ग, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो इस फैक्ट को इतना जानकारी रख लेंगे। और इसको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सबसे तो आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे कि ये कामायनी के जो 15 सर्ग है, इसमें टोटल कुल 15 सर्ग है। इसको आप बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन इसी पे आपको पीवाईक्यू में कराया गया है 15 सर्ग कैसे कैसे हैं।
उसको आप बिल्कुल याद कर लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज का 22 क्वेश्चन। 22 हमारा क्वेश्चन कह रहा है परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है। तो परिवर्तन के मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी जो है उनकी परिवर्तन कविता है, उनमें पूछा है कि परिवर्तन का मतलब यहाँ पे कौन कर सकता है, तो नायक ही करेगा परिवर्तन। तो इसमें 22 का एक आंसर होगा, आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अब थोड़ा सा मतलब इसके बारे में अगर थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लें तो एक तो ये जानकारी ले सकते हैं, परिवर्तन कविता, और ये 1924 की कविता है, ये ध्यान पे रखेंगे। और ये रोला छंद में लिखा गया, ये भी आप लोग ध्यान पे, रोला छंद। और एक प्रकार का देखा जाए तो ये लंबी कविता है, लंबी कविता, ये ध्यान के खैर आपको रहेगा ही, लंबी कविता है। 1900 इस टाइम पीरियड इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये परिवर्तन कविता जो है इसका काव्य संग्रह जो है, काव्य संग्रह पल्लव है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे, पल्लव। दो फैक्ट इसमें ध्यान पे रखेंगे, एक तो परिवर्तन कविता है किसका, तो सुमित्रा नंदन पंत, इसका टाइम पीरियड क्या है तो 1924, और ये कौन से मतलब काव्य संग्रह में है तो पल्लव काव्य संग्रह में। ये 3 फैक्ट आप याद रखेंगे, एक तो ये, एक ये और ये पंत जी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 क्वेश्चन आज का। 23 क्वेश्चन कर रहा है अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन तो तात की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तले धूप में सीझने के लिए लटकाता है। तो ये पंक्ति आपको दे दिया गया है और कह रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों से ध्वनित होता है कि, तो मतलब ये जो पंक्ति है एक तो पहले ये बोला कि इसमें क्या ध्वनित हो रहा है, क्या मीनिंग निकल रहा है, आपको ये कह रहा है। तो एक तो मोचीराम, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मोचीराम जो है सुदामा धूमिल पांडे, मोचीराम कविता जो है, कविता ये मोचीराम कविता सुदामा पांडे धूमिल, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, इनकी कविता है ये। और ये मोचीराम कविता ये संसद से सड़क तक जो 1972 की है, मतलब इस कविता संग्रह में है, कविता संग्रह में छपी हुई है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो एक फैक्ट ये ध्यान पे रखेंगे कि मोचीराम कविता किस में है, तो संसद से सड़क तक कविता संग्रह में है, ये 1972 का है, ये टाइम पीरियड ये ध्यान पे रखेंगे। और इसका मीनिंग यहाँ पे ये है क्योंकि यहाँ पे जब सुदामा पांडे धूमिल जो लिखते हैं मोची के बारे में, मोचीराम के बारे में, कि वो कहता है कि हमारे लिए न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, हर व्यक्ति बस दो जोड़ी जूती के बराबर है। तो बिल्कुल इसमें ये बात लिखी गई है। मोचीराम मोची नहीं शायर है, नहीं ऐसा नहीं है। मोचीराम नए बिंबों और पथिकों के में बात करता है, नहीं। मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ऐसा ही बात वो करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी भी यहाँ पे। तो देखिए, आप इस बसंत को ही लो, यह दिन के तात की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तले धूप में सीझने के लिए लटकाता है। देखिए यहाँ पे बसंत की तरह तुलना कर दिया है मोचीराम तात। तो यहाँ पे मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है, तो बिल्कुल हो गया यहाँ पे 23 का जो है 3 होगा। ये आंसर आप लोग ध्यान पे रखेंगे। मोची के राम के बारे में जानकारी ले लिए कि सुदामा पांडे धूमिल बिल्कुल इनके लेखक हैं, और ये संसद से सड़क तक कविता संग्रह में मतलब इस प्रकाशित हुआ था, और ये 1972 का टाइम पीरियड है। और एक फैक्ट और थोड़ी सी और जानकारी रखेंगे सुदामा पांडे के बारे में, तो थोड़ा हो सकता है कि आगे आप लोगों को काम आए। तो एक है कल सुनना मुझे, ये 1976 का है, ये भी कविता संग्रह है। और इसको जो है 1979 में ईस्वी में
साहित्य अकादमी, एक सेकंड साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मरणोपरांत, ये ध्यान पे रखेंगे, मरणोपरांत। एक सेकंड साथियों, मरणोपरांत। तो ये चीज़ ध्यान पे रखिएगा, 1979 में साहित्य अकादमी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल सुनना मुझे कविता संग्रह के लिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे कि 23 के बाद 24 क्वेश्चन इसमें देखते हैं। डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, विधि में चलता रहे विधान। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है? देखिए यहाँ पे स्त्री की मानसिकता का बारे में आपसे जानकारी आयोग चाह रहा है। तो एक तो सबसे पहले इस पंक्ति को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि स्त्री को कहीं ना कहीं मतलब एक क्या कहा जाता है कि एक इस चार दीवारी के अंदर, और मतलब उसकी मतलब दुनिया जो है एक घर ही है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। कि तभी लिखा है डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, मतलब सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, मतलब घरे में बैठकर सब प्रतीक्षा कर रही है, उर्मिला जी रही है, और सती जो है आग में बैठी हुई है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे नारी की जो स्थिति कैसी है ऐसा लिखने के बारे में मतलब मैथिली शरण गुप्त जी जो है ये जो लाइन लिया गया है वो साकेत से लिया गया है, साकेत के 9वें सर्ग से, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये जानते हैं कि साकेत किसकी मतलब रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और तो इसमें जो है स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है, इस स्त्री सामाजिक विधान को तोड़ने के लिए उद्यत है, नहीं, ऐसा इसमें नहीं है। स्त्री विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है, नहीं। स्त्री अपने दुख को उत्सव धर्मी, बिल्कुल, ये लाइन तो बिल्कुल भी नहीं। स्त्री की दुनिया घर तक ही सीमित है, यानी कि 24 का 1 आंसर। तो इस तरह का लाइन को जब आप पढ़े एग्जाम में तो बहुत मतलब क्या कहते हैं, बिल्कुल समझदारी से पढ़े और थोड़ा सा चिंतन करें फिर आंसर दे उसका। 25 का क्वेश्चन, 25 आज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है, और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग देखेंगे कि ये किसकी मतलब ये जो लाइन है किसकी मतलब उपन्यास की लाइन है। तो आप लोग जवाब देंगे वीडियो को पॉज करके। 25 का तो ये जिंदगी नामा कृष्णा सुप्ती का जो उपन्यास है उसमें ऐसा लाइन लिखा गया है। तो जिंदगी नामा के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लें कि 1979 की रचना है, और ये कृष्णा सुप्ती की ये रचना है। और ये इनकी रचना में एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि ये पंजाबी भाषा का प्रयोग करती है, और इनकी भाषा जो है बराबर मतलब पंजाब के क्षेत्र को भी कहीं ना कहीं ये मतलब वर्णन करने का प्रयास करती है। तो इसमें इस पर जिंदगी नामा जो है ये पंजाब के जिंदगी का वर्णन इसमें की है जिंदगी नामा में। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 20 वर्षीय जो जिंदगी थी पंजाब के लोगों का, उसमें ऐसा लिखने का उन्होंने प्रयास किया है। तो ये आप ध्यान पे रखेंगे। जिंदगी नामा कृष्णा सुप्ती की बहुत अच्छी उपन्यास है, और ये 1979 इसका टाइम पीरियड है, ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। और चलते हैं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन कह रहा है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है और सुंदर को असुंदर को सुंदर बनाता है।
बिल्कुल इस पंक्ति से अगर आप लोग प्रेम कर रहे होंगे किसी से तो आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम में मतलब परीक्षा नहीं, प्रेम में समर्पण की मांग होती है। क्योंकि जब आप किसी की परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा का मतलब ही होता है कि आप पे वो जिसकी आप परीक्षा ले रहे हैं तो वो व्यक्ति आप पे फिट है कि नहीं है, उस जिस पॉइंट पे आप उसे परीक्षित करना चाहते हो उस पर वो फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, कहने के उसके आप अवगुण देखना चाहते हैं। लेकिन जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें आप उसकी हर एक अवगुण को उसमें आपको गुण दिखने लगता है, यही प्रेम है। तो इस पंक्ति जो है ये गोदान की बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है और ऐसा इसमें दिखाया भी गया है कि ये मालती और मेहता का जब ये बातचीत होता है, वार्तालाप होता है, तो वो ऐसा कहती है। मालती थोड़ी सी मतलब पढ़ी लिखी मतलब घराने की मतलब वहाँ पे ऐसा लेखक के द्वारा लिखा गया है कि मालती काफ़ी बड़े घर की मतलब आधुनिक लड़की, मॉडर्न लड़की रहती है। तो थोड़ा उसको उसी तरह से उनकी भाषा का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है प्रेमचंद जी के द्वारा। तो एक तो ये आप लोग ध्यान, और गोदान जो है ये हर वर्ग का वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते किया गया है। मतलब गोदान में जैसे कि समाज के हर एक समस्या को अच्छे से रखने का प्रयास किया गया है। गोदान की ये सबसे बड़ी विशेषता, ये भी आप लोग ये 1936 की रचना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और प्रमुख पात्र इसमें देख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रमुख पात्र में कौन कौन होगा? एक तो हूरी, धनिया, झुनिया, गोवर्धन नाम रहता है लेकिन इसको गोबर सब कहते रहता है। दाता दीन, गोविंदी, खन्ना, राय साहब, ये सब यहाँ प्रमुख इसके पात्र है, इसको आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और मालती, मेहता, ये सब तो नाम आप लोग को याद होगा ही, तो कुछ नाम ऐसे याद रख लेंगे। और गोदान एक बहुत ही यथार्थवादी उपन्यास है। आप अगर एक लाइन ऐसा दे दे कि गोदान एक यथार्थवादी उपन्यास है तो बिल्कुल आप इसके में सहमत रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आदर्श का कोई ऐसा प्रभाव नहीं दिखाया है। और बिल्कुल ये गोदान जो है मतलब प्रेमचंद जी का मतलब ऐसा माना जाता है कि जब वो यथार्थ के तरफ, आदर्श यथार्थ के तरफ बढ़ रहे थे तब वो जाकर के उन्होंने गोदान की रचना की। ऐसा तभी उनके उपन्यास में उनकी हर एक लाइन में उनका ये चीज़ यथार्थ झलकता है। तो चलते हैं आज का 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन कह रहा है, मेरठ में सर्व सुख नामक एक अग्रवाल बनिया था, इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथा कृति कौन सी है? तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ये देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसमें ऐसा लाइन से मेरठ का एक सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया था, तो उसमें ऐसा लाइन से शुरू होने वाला ये देवरानी जेठानी का जो उपन्यास है उसमें ऐसा लाइन जिक्र हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान में, और इनके जो मतलब लेखक है ये पंडित गौरी दत्त, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये 1870 की उपन्यास है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसमें देवरानी जेठानी का जो ये कहानी है इसमें ये है कि एक मतलब देवरानी जो है जो थोड़ी सी समझदार है, जेठानी थोड़ी सी यहाँ पे अशिक्षित है, मूर्ख टाइप की है। तो दोनों में मतलब किस तरह से देवरानी कैसे एक परिवार को अच्छे तरीके से, उसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, और जेठानी थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है तो उसमें एक अंधविश्वास में विश्वास रखती है। इस तरह से इसमें कहानी को एक बेस बनाया गया है और उस तरह से उपन्यास को बुना गया है। तो आप लोग ये भी ध्यान पे रखेंगे। 28 का आप देखते हैं क्वेश्चन। परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अच्छी क्वेश्चन है बहुत। तो इसमें प्रकरण शब्द का यूज किया गया, यानी 28 का 2 आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और परीक्षा गुरु उपन्यास तो हम लोग जानते ही होंगे कि ये लाला श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु। इससे पहले भी मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे PYQ के सीरीज में आप लोगों से ये बात जिक्र किया है, लाला श्रीनिवास दास। ये आप लेखक का नाम ध्यान पे रखेंगे। और इसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम पीरियड से पूछ देता है कि उपन्यास का टाइम पीरियड मतलब प्रकाशन वर्ष के आधार पे आरोही क्रम में रखें या सजाएं। तो अगर आपको एक उपन्यास आपको परीक्षा गुरु दिया ही रहेगा तो आप ध्यान पे रखेंगे।
और यहाँ पे प्रकरण के रूप में है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 29 नंबर क्वेश्चन हमारा 29 क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं? देखिए ये कहानी इतना बार ये लाइन पूछा गया है कि हम आपको क्या कहें। ये क्वेश्चन, ये तो लाइन फर्स्ट लाइन पढ़ते ही ऐसा लगा है कि एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है उससे लिया गया, जो माधवराव सप्रे की जो कहानी है। इसका टाइम पीरियड 1901 है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और लेखक का नाम है माधवराव सप्रे। तो ये आप ध्यान पे रखेंगे, माधवराव सप्रे और 1901। और इस एक फैक्ट ये ध्यान पे रखेंगे कि ये जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ पत्रिका, ये भी PYQ है, छत्तीसगढ़ मित्र। जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको PYQ के रूप में कब आया है, ये भी मैं आपको, ये PYQ जो है 2024 में आया हुआ है। तो ये आप ध्यान पे रखेंगे। और हिंदी की ये पहली मौलिक कहानी है, ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। हिंदी की पहली मौलिक कहानी। इतना एक देखिए, एक क्वेश्चन से मैंने कितने फैक्ट आपको ध्यान पे रख दिया। एक तो कि एक टुकड़ी भर मिट्टी किसकी है, तो माधवराव सप्रे की है। इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 1901 है। ये कौन सी पत्रिका में छपी हुई थी, तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी हुई थी। हिंदी की पहली मौलिक कहानी है, ये भी लाइन पूछा हुआ, ये भी आपका PYQ है। तो जो भी मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चर्चा करती हूँ आपको ये बताती हूँ कि या तो आपको ये पूछ चुका है या आपको आने वाले समय में पूछेगा, ये आप ध्यान पे। संवदिया, यहाँ पे इसका फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है संवदिया। इस पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं संवदिया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन कह रहा है, ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले में कौन सा खिलौना खरीदता है? तो आप लोग ईदगाह तो जानते होंगे कि प्रेमचंद जी की बहुत अच्छी कहानी है। तो मोहसिन जो है एक्चुअली क्या खरीदता है, तो मोहसिन जो है भित्सी खरीदता है। 30 का 4 और आयोग ने भी इस 4 ही आंसर दिया है। तो आप लोग ध्यान, हाँ एक चीज़, जब ईदगाह कहानी पढ़ेंगे तो आप 2-3 फैक्ट इसका ध्यान पे रखेंगे। तो ईदगाह कहानी ये पढ़ेंगे कि ध्यान पे रखेंगे कि प्रेमचंद की कहानी है। दूसरा कि ये चांद, इसका टाइम पीरियड 1933 है। ईदगाह की 1933 चांद पत्रिका, ये भी फैक्ट आयोग आपसे पूछ चुका है, PYQ है ये चांद पत्रिका। और इसमें जो बालक सब जो होता है उसमें जो खरीदता है, मतलब मोहसिन हुआ, महमूद हुआ, हामिद हुआ, नूरे हुआ, ये सब कौन कौन खिलौना खरीदता है ये आप ध्यान पे रखेंगे। तो इसका एक बार हम थोड़ा सा बना लेते हैं। प्रमुख पात्र, पहले पात्र में हो जाएगा हामिद, अमीना, मोहसिन के बाद हो जाएगा महमूद, नूरे, समी। इतना मतलब अगर आप लोग को ध्यान रहेगा तो आपको बन जाएगा। तो हामिद तो जानते हैं कि चिमटा खरीदा था अपनी दादी के लिए 3 आने में। मोहसिन जो है वो भिश्ती खरीदा था, भिश्ती। महमूद सिपाही खरीदा था खिलौने में, सिपाही। नूरे वकील खरीदा था, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और समी जो है धोबिन और खजरी, ये ध्यान पे रखेंगे क्योंकि ये गर्ल्स थी तो गर्ल्स जैसा खिलौना खरीदी, ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। और हामिद तो जानते हैं कि चिमटा खरीदा था, तो ये तो आपको याद ही होगा। और एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन अगर आपको आएगा
तो समझ लीजिए कि या तो उसका खिलौना पूछा जाएगा, या तो हामिद के बारे में थोड़ी सी कि उसका चिमटा जो था, चिमटा को वो क्या कहता था, तो रुस्तमे हिंद का नाम दिया था, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अमीना उनकी दादी थी, ये ध्यान पे रखेंगे। और एक चीज़ ये ध्यान पे रखेंगे कि ये चांद पत्रिका में ये कहानी मतलब छपी हुई थी, और ये इसका टाइम पीरियड 1933 था। और एक चीज़ ये ध्यान पे रखेंगे कि ईदगाह कहानी जो है एक मतलब मुस्लिम समाज को मतलब कहीं ना कहीं उसके समाज को रखने का, उसका कैसा समाज होता है उसको भी रखने का प्रयास किया गया है प्रेमचंद जी के द्वारा। और एक बालक के द्वारा मतलब एक समाज पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि बाल मनोविज्ञान का अच्छे से प्रयोग करके मतलब समाज में कैसे जब एक बालक के मतलब गरीब रहता है तो कैसे एक छोटे सी उम्र में ही वो बालक कितना बड़ा हो जाता है। यहाँ पे यही हामिद के माध्यम से लेखक आप मतलब हम लोगों को मतलब हमारे समाज को मैसेज देना चाहता है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। यहाँ पे तो नहीं पूछ रहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में तो हम लोग जानते कि उसने कहा था कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध के आधार पे जो कहानी लिखी गई है वो है। और ये कहानी आपको यूनिट 5 हमारे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल बिना समय गवाए जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और एक कहानी को बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़िए, और उसका शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल जाइए। आपको जब इस प्लेटफॉर्म पे आप आएँ तो आपको बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप आएंगे तो समझिए, मान के ही चलिए कि आपकी सारी समस्या, सारा स्ट्रेस अब आप जो नेट JRF की प्लेटफॉर्म ने ले लिया, बस इतना आप समझेंगे। तो देखते हैं। बुद्धू का कांटा ये भी है, सुखमय जीवन ये भी है, कछुआ धर्म जो है वो ना कहानी नहीं है एक्चुअली। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है ये कहानी न होकर के ये निबंध है, ये चीज़ ध्यान पे रखेंगे। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज हो सकते हैं कि कछुआ धर्म तो पढ़े तो थे कि इन्हीं का है, लेकिन ये कहानी नहीं निबंध है। देखिए कैसे आंसर को मतलब थोड़ा सा एक शब्द बदल दिया और आपका आंसर चेंज हो गया, ये चीज़ आप देखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज़ थोड़ा सा ये आप ध्यान पे रखेंगे कि इसका टाइम पीरियड, ये 1915 की कहानी है। बुद्धू का कांटा 1911 और सुखमय जीवन 1911, ये भी, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कहानी कितनी ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये 1915, ये 1911, ये 1911, ये भी ध्यान पर। चलते हैं अब 32 क्वेश्चन आज का। 32 क्वेश्चन का रहा है निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। देखिए यहाँ भी तो अंधेरे में है, दूसरी दुनिया भी है, पिछली गर्मियों में भी है, बादलों के घेरे में, ये बादलों के घेरे में कृष्णा सोबती की कहानी है। कृष्णा सोबती, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। कृष्णा सोबती बहुत इम्पोर्टेंट मतलब रचनाकार है, तो आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। इनकी बारे में जो भी आपको जानकारी मिले बिल्कुल आप इसको एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। और ये बादलों के घेरे जो है 1980 की कहानी है, ये ध्यान पे रखेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से आप लोग भी हमारे साथ शॉर्ट नोट्स, जो भी एस्पिरेंट इसको देख रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। और संभव हो तो अपने फ्रेंड्स सर्किल में और कोई फैमिली मेम्बर हो तो बिल्कुल उसे भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, और बिल्कुल ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। 33 क्वेश्चन कह रहा है अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। तो अंधेर नगरी के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि ये जो है 1881 में मतलब इसका प्रकाशन वर्ष है, और ये 6 अंकों में बटा हुआ नाटक है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे अंधेर नगरी के बारे में। 1881 और कुल 6 अंक, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे, क्योंकि अंक नाटक से अंक पूछे ही जाते, ये आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान पे रखेंगे। और 6 अंक इसको मैंने करवाया कि 6 अंक कौन कौन सा है, आप लोग PYQ में से शॉर्ट नोट्स बना लिए, इसलिए मैं यहाँ पे उस लाइन को जिक्र नहीं कर रही हूँ अंक को। तो क्योंकि मैंने मैनी टाइम्स इसी प्लेटफॉर्म पे आपको लोगों के PYQ के साथ ही शेयर किया है, तो आप लोग याद कर लेंगे इसे।
और ये देखते हैं कि अब इसका आंसर क्या होना चाहिए 33 का जो है आयोग ने आंसर लिया है कि साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। बिल्कुल होती है। आप बिल्कुल जब साहित्य का कोई व्यक्ति मतलब लिख रहा है, कोई रचना कर रहा है या पढ़ रहा है, तो बिल्कुल उसकी सामाजिक भूमिका होती है। जैसे प्रेमचंद ने किसान की समस्या को लिखा गोदान के माध्यम से, जैसे आपका बंटी के माध्यम से ये क्या कहते हैं लेखक मन्नू भंडारी ने लिखने का प्रयास किया कि मतलब कैसे मतलब आप जब पति पत्नी अलग हो जाते हैं तो एक बच्चे अनाथ बच्चे की कैसी ज़िंदगी होती है उसको दिखाने का प्रयास। तो ये क्या हुआ, जो समाज में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वही तो वो मैसेज देना चाहती है उनके माध्यम से। और प्रेमचंद जी क्या कर रहे थे, मतलब गोदान के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे समाज में किसान की, मजदूर की, नारियों की क्या समस्याएं हैं और हमारे धर्म का क्या कैसे पाखंड हमारे धर्म में आज भी मतलब अपनी जड़ जमाए हुआ है। तो यही बता रहे थे। तो इसी तरह यहाँ पे साहित्य समाज की भूमिका होती है, बिल्कुल होती है, होनी भी चाहिए। तो चलते हैं अब 34 क्वेश्चन आज का। 34 क्वेश्चन कह रहा है विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलछेंद्र राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। ये लाइन थोड़ा सा मतलब आप पढ़े होंगे तो ऐसा लगा होगा कि बिल्कुल मतलब तत्सम भाषा सबका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए तृष्णा, राजसत्ता, सब तत्सम भाषा। जब इस तरह का लाइन पढ़े तो आपके दिमाग में आ गया हो कि जो भी पंक्ति है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मतलब है जिसमें तत्सम भाषा का प्रयोग हुआ है। ऐसी रचना से जहाँ पे तत्सम भाषा का बहुत प्रयोग हुआ है। तो ये कह रहा है कि यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है। चंद्रगुप्त जो नाटक है वो किस चरित्र का है। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि चंद्रगुप्त जो नाटक है ये 1931 के में इसका प्रकाशन वर्ष है। ये तो आप लोग ध्यान में, क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है 1931। सबसे पहला जो नाटक है वो चंद्रगुप्त के पहले स्कंदगुप्त है जो 1928 का है, चंद्रगुप्त 1931 का है और ध्रुव स्वामी 1933 का है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद जो भी रचना करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो तत्समी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐतिहासिक बातों को आधार बनाते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये जो लाइन है कहा गया एकदम जो बिल्कुल ये लाइन है वो चंद्रगुप्त नाटक में जो है वो दंडायन का ये पात्र के माध्यम से कहलवाया गया। तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त नाटक का जो प्रमुख पात्र है वो थोड़ा सा आप ध्यान पे रख लेंगे तो आपको आगे काम आएगा। सबसे पहला तो चंद्रगुप्त आप लोग जानते ही होंगे। चंद्रगुप्त होगा तो चाणक्य होंगे ही होंगे उनके गुरु। फिर एक सिहरन है, सिहरन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सिहरन, कल्याणी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है। कार्नेलिया, ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। अलका, सक्टार, एलिस, सुवासनी, ये सब जो पात्र है 5-6 पात्र आप इसको याद कर लेंगे। चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिहरन, कल्याणी, कार्नेलिया, अलका, सक्टार, एलिस, सुवासिनी। ये सब यहाँ से आपको किसी अन्य जब ऐसे क्वेश्चन आप बनाएंगे PYQ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ ऐसे पात्र है जैसे अलका, कार्नेलिया, कल्याणी, ये सब पात्र ऐसे हैं जो पूछे गए हैं PYQ के एक ऑप्शन के रूप में रखे गए हैं। तो आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 35 क्वेश्चन कह रहा है समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत है। तो एक तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि भाव या मनोविकार ही होते हैं। भाव शब्द का ज़्यादा ही प्रयोग है। अब देख लेते किससे है।
कविता क्या है, भाव या मनोविकार, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तुम चंदन हम पानी। तो अगर आपको नहीं पता हो तो वैसे ये देखा जाए तो टफ क्वेश्चन के कैटेगरी में है, इस तरह के क्वेश्चन को आप टफ कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये भाव या मनोविकार से लिया गया लाइन है, ये आप लोग ध्यान पे। यहाँ पे बार बार वो लिख भी रहे हैं, भाव या मनोविकार ही होते हैं, ऐसे भी आप लोग पकड़ सकते हैं। तो 35 का हम लोगों ने देखा कि ये भाव या मनोविकार मतलब निबंध से लिया गया है, और ये जो निबंध है ये चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, ये ध्यान पे रखेंगे। और ये जो है शुक्ल जी का, रामचंद्र शुक्ल जी इनके लेखक हैं, ये ध्यान पे रखेंगे। और शुक्ल जी के अन्य और निबंध में अगर देखें तो एक तो कविता क्या है, ये तो आप लोग को ध्यान पे ही है, कविता क्या है। सेकंड, लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, इनकी महत्वपूर्ण निबंध है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब आपसे पूछे तो कुछ और दे देना। तो इसी तरह तुम चंदन हम पानी जो है ये विद्यानिवास मिश्र जी की मतलब निबंध है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, विद्यानिवास मिश्र, ये ध्यान पे रखेंगे। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब 36 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां लुप्त हो गई, जातियां मिट गई, संसार में अनेक असंभव परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की ब्रज लेखनी से अंकित अदृष्ट लिपि नहीं धुल सकी। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार है। तो इसमें दो नाम है, चार नाम है, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, महादेवी वर्मा है और सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो ये जो 36 का जो मतलब आयोग ने आंसर लिया है वो महादेवी वर्मा ने ऐसे मतलब लाइन का प्रयोग किए हैं, ये आप ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 37 क्वेश्चन कह रहा है, जैसन कहत 12 जोगी वैसन बढ़त 12 रोगी, बड़ा सस्तिया सहवा राम, उपयुक्त पद किस आत्मकथा में उद्धृत है। तो ये मुर्दहिया जो आत्मकथा है, दलित आत्मकथा, उसमें ऐसा लिखा गया है। और ये मुर्दहिया जो है वो 2010 की मतलब रचना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, ये आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है। दलित तुलसीराम के द्वारा। और उन्होंने ऐसा लिखा है कि मैंने जो कुछ देखा है, जो चीज़ मतलब जिया है, उसे ही मैंने लिखने का प्रयास किया है। तो आप लोग इतना ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 क्वेश्चन करें, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। देखिए कितना मतलब सिलेबस से आपको मतलब सिलेबस के हेडलाइन से क्वेश्चन बनाया गया है। तो अरे रहा ये जानते हैं कि यायावर रहेगा याद ये यात्रा साहित्य है, ये आगे जी की है, ये भी ध्यान पे रखेंगे। आगे जी मतलब थोड़ा सा यात्रा करने में बहुत उनकी रुचि थी। तो और ये जो यायावर रहेगा याद, ये आगे जी की जो रचना है, इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान पे रखेंगे, ये भारतीय क्षेत्रों की यात्रा
यात्रा का वर्णन है इसमें, ये भी आप लोग ध्यान पे, क्योंकि हो सकता है जब आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा अरे या वर रहेगा याद, तो आपको हो सकता है कि लिख देगी यहाँ पे कि यूरोप के क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन है, तो नहीं, ये भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन है। और इसमें जो है इन्होंने 5-6 पॉइंट को इन्होंने मेंशन किया है, जैसे कि परशुराम से तुर्खम, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। किरणों की खोज में, थर्ड है मेरा देवताओं के अंचल में, फोर्थ है मौत की घाटी में, फिफ्थ है एलोरा, सिक्स है माजुली। सब सीक्वेंस में याद कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए। सेवन्थ एक्चुअली यहाँ पे नहीं आएगा, बहता पानी निर्मल। देखिए कैसे एक क्वेश्चन पे मैं इतना चर्चा कर रही हूँ क्योंकि आपको इतना बार लिखिए आप मेरे साथ कि आपको याद ही हो जाए। सागर, 8 लास्ट है, सागर सेवित, एक सेकेंड साथियों, इसको मैं ऐसा करती हूँ, पेन बदल देती हूँ और नीचे लिख देती हूँ 8। सागर सेवित मेखलित, कन्याकुमारी से नंदा देवी। देखिए इतना करने में टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, बट आप एक बार कर लेंगे और नोट करते चलेंगे तो आपको बिल्कुल सिलेबस एकदम कवर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और 1 टाइम में JRF होगा, इस बात की एकदम गांठ मान लीजिए अपने मतलब कि विचार में, कि एकदम ऐसे पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल आपको इजीली JRF होगा। इसलिए मिशन JRF के तहत ही PYQ से सिलेक्शन तक के सीरीज में मैं आप लोगों के साथ इतना डिटेल एनालिसिस करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है, व्यक्तिगत अनुभव है, लोगों पे मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि जिन लोगों का मतलब बार बार नेट हो रहा था बट मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, JRF नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कि आप PYQ को 5 इयर्स PYQ को आप बिल्कुल इस तरह से करें और करके फिर एग्ज़ाम में जाएं और एग्ज़ाम दें। तो उनका जब ऐसा उन्होंने किया और तब उनका मार्क्स जो है बिल्कुल जो भी मतलब नहीं बढ़ता था 10 मार्क्स गेन हुआ, और 10 मार्क्स के गेन होने से ही बढ़ने से ही उनका JRF हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल इसी अंदाज से पढ़ा रही हूँ, आप लोगों के साथ मतलब बिल्कुल मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग भी इसे खूब अच्छे से एंजॉय करें, पढ़ें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, और बार बार एग्ज़ाम देने से अच्छा है कि 1 टाइम में JRF कीजिए, एडमिशन लीजिए PhD में, और बिल्कुल इस एक क्या कहते हैं JRF के तहत जो फेलोशिप मिलता है उसका लाभ उठाइए। अगर आपका JRF हो जाएगा तो मान के चलिए कि आपको 50,000 तो बैंक अकाउंट में आ ही जाएंगे पर मंथ, तो बिल्कुल एक सैलरी की तरह हुआ, जॉब की तरह हुआ, तो बिल्कुल कीजिए। 39, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा 39 क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। बहुत है जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की मैंने आत्मकथा आप लोगों को PYQ कराते समय ही बताया था कि नीर का निर्माण है, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर आज के अतीत नहीं है। ये बिल्कुल हल्की क्वेश्चन थी, ऐसे भी आपको बन जाना चाहिए था। आप हमारे PYQ के सीरीज को भी देखे होंगे तो आपको लग गया कि जा मैडम ये तो आप लिखाई थी, ये भी बताई थी, ये तो नहीं बताई थी। और तो ये 3 है, तो ये आप ध्यान पर, एक जो और है वो ध्यान पर मैं बता देती हूँ कि 10 द्वार से सोपान तक 4 पॉइंट है इसमें। 10 द्वार से सोपान तक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये ध्यान पे रखिए।
हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसमें 4 है। एक तो नीर का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 40 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आवारा मसीहा में शरत चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है। शरत चंद्र का जन्म तो जानते हैं कि आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, और ये इसमें शरत चंद्र के जीवनी को वो लिखे हैं। शरत चंद्र की जीवनी, और उन्हीं में उनका जो घर बताया गया है, जन्म स्थान, वो देवानंदपुर बताया गया। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और बिल्कुल इसी तरह आप लोग डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ें और हमारे वीडियो को देखें, लेक्चर को देखें, अपने दोस्तों को बताएं, और बिल्कुल इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। और बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, तो एक आपका भी कर्तव्य है कि इस मेहनत को इतना आप लोग शेयर करें, लोगों को बताएं कि जिन बच्चों को बार बार जो एग्ज़ाम देते हैं उनका मार्क्स नहीं बढ़ता है, उनका JRF नहीं होता है या नेट नहीं होता है, तो उन्हें आप बताएं कि ये मतलब यूट्यूब में एक अच्छी मतलब जोश नेट JRF का एक पहल है, उसे आप जुड़ें। उनको बताएं कि इस मैडम का मतलब गायत्री मैम का जो PYQ से सिलेक्शन तक का जो भी प्लेलिस्ट है उसको जा करके देखिए, आपका बिल्कुल मार्क्स बढ़ेगा। तो ये काम कौन करेगा, ये काम तो आप ही लोग करेंगे। तो बिल्कुल पढ़ें और सिलेक्शन लें। हमारी तरफ से आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा उतना मैं आप लोगों के लिए प्रयास करूँगी, मेहनत करूँगी, और हमारी टीम मेहनत करेगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।